सामने आ रही है। एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान फरार है। एसआईटी की टीम निदा खान की तलाश में जुटी हुई है। नासिक के चर्चित टीसीएस केस में एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान एक अहम किरदार बनकर सबके सामने आई है। एफआईआर में नाम आने के बाद से वो लगातार फरार चल रही है और एसआईटी की टीम जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जांच में उनके रोल को लेकर अब गंभीर दावे सामने आए हैं, जिनमें पीड़ितों पर दबाव बनाने, धार्मिक परिवर्तन कराने और आरोपी नेटवर्क को सपोर्ट करने के आरोप शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार निदा खान सिर्फ एक कर्मचारी भर नहीं थी, बल्कि उस ग्रुप का सक्रिय हिस्सा थी जिस पर कर्मचारियों को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। पुलिस का यह दावा है कि उसने आरोपी टीम लीडर्स का न केवल साथ दिया, बल्कि कई मामलों में उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। आरोपों के मुताबिक निदा खान पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती थी, उन्हें इस्लामिक रीति रिवाजों के पालन के लिए दबाव डालती थी। कई पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि निदा खान ने उन्हें नमाज पढ़ने, खास तरह के कपड़े पहनने और धार्मिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए उन्होंने मजबूर किया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पुरुषों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के दौरान वह उनका समर्थन करती थी। आरोपी टीम लीडर्स उसे डेयरडेविल कहकर बुलाते थे, जबकि पीड़ित उससे डरते थे। आरोप है कि वह पीड़ितों का अपमान करती थी, उन्हें मानसिक रूप से दबाव में रखने का काम करती थी। पुलिस का यह मानना है कि वो इस नेटवर्क की प्रमुख कड़ियों में से एक थी और जांच में यह भी सामने आया है कि निदा खान एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी, जिसमें आरोपी आपस में संवाद करते थे। इस ग्रुप में कर्मचारियों को लेकर चर्चा होती थी। वहां यह तय किया जाता था कि किसे कैसे प्रभावित करना है। तो इस पूरे केस में निदा खान को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला। टीसीएस धर्मांतरण केस में एचआर निदा खान फिलहाल फरार चल रही हैं और उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और इस पर मुरारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मुरारी का। मुरारी, देखिए, इसमें मास्टरमाइंड एचआर निदा खान निकली और इसको लेकर फिलहाल और कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, निदा खान जिस तरीके से मास्टरमाइंड मुरारी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो तकनीकी खामियों की वजह से हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि एसआईटी की टीम पूरे मामले की तलाश में जुटी हुई है और निदा खान की तलाश में जुटी हुई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान फरार चल रही है और आपको बता दें कि कंपनी एचआर निदा खान केस की मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे जाल को इस पूरे जो सिंडिकेट है इसमें वो पूरी तरह से संलिप्त थी और नौकरी के नाम पर धर्म बदलवाने का जो ये खेल चल रहा था, इसकी मास्टरमाइंड थी। लेडी कैप्टन के नाम से निदा खान यहाँ पर प्रमुख थी। कंपनी एचआर निदा खान केस की मास्टरमाइंड थी। आरोपी एचआर निदा खान फिलहाल फरार चल रही है। जनवरी 2021 को ज्वाइन की थी टीसीएस और इसी साल कंपनी से इस्तीफा दिया था। वहीं मुंबई के भिवंडी की रहने वाली निदा खान, इस्तीफे के बाद से निदा का कोई भी ठोस पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। निदा का फोन लगातार स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल आ रहा है। वहीं डिजिटल फुटप्रिंट्स और उसके साथ ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किस तरह से ये कन्वर्जन का खेल चल रहा था और इसमें इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर भी जांच पड़ताल जारी है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसको लेकर खलबली मची हुई है। देश भर में सनसनी फैला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कॉर्पोरेट में ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था, कॉर्पोरेट जिहाद का ये मामला सामने आया है, उसके बाद से नौकरी पेशा करने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है कि किस तरह से यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और इतने बड़े अगर हम इतनी बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, टीसीएस जैसे कंपनी की बात कर रहे हैं, नामी गिरामी कंपनी, और वहाँ पर इस तरह के अगर वाकया होते हैं और कन्वर्जन का ये मामला सामने आया धर्मांतरण का, तो यहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठता है। और इस पूरे मामले में एचआर जो है इसकी निदा खान, वो मास्टरमाइंड निकली, क्योंकि वो वहाँ पर लड़कियों को कांटेक्ट में लाती थी और आगे के लिए उन्हें तैयार करती थी। हालांकि जो बच्चियाँ होती थी वो इनसे डर कर रहती थी, लेकिन ये जो पूरा सिंडिकेट है इससे जुड़ा हुआ था, इसमें और लोग भी जो इन्वॉल्व थे उनसे निदा खान की बातचीत होती थी और फिर इन लड़कियों को वहां तक, और जो भी ये गैंग है पूरा मिलकर इसको इस धंधे में संलिप्त थे और वो लोग काम करते थे। धीरे धीरे नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग भी
निदा देती थी और वहां कई लोगों को अपने झांसे में उन्होंने फंसा लिया था। तो कन्वर्जन गैंग में निदा का क्या रोल था ये भी हम आपको समझा देते हैं। नए लोगों को निदा फंसाती थी। निदा का काम लड़कियों को कंफर्टेबल करना था। निदा पहले दोस्ती करती थी, भरोसा बनाती थी, धीरे धीरे नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग देती थी। मतलब जिस तरह से हम किसी मूवी में देखते हैं, किसी स्क्रिप्ट में हम पढ़ते हैं, उस तरह से निदा जो है वो काम करती थी और लड़कियों को अपने झांसे में लेती थी, कलमा पढ़ाती थी, नमाज पढ़ाती थी, हिजाब कैसे पहनना इसकी ट्रेनिंग देती थी और फिर उसके बाद लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चलिए सीधा रुक कर लेते हैं मुरारी का। मुरारी, निदा खान इसमें असली मास्टरमाइंड निकली है, क्या खुलासे हुए? निदा खान की गिरफ्तारी के बाद इस टीम में वो तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं और इसका मेन रैकेट क्या था, इसके पीछे का मंशा क्या था, ये सारी चीजें साफ हो पाएगी। अब तक की जो गिरफ्तारी हुई है उन लोगों से पूछताछ में पुलिस के हाथ वो व्हाट्सएप चेक लगा हुआ है जिसमें कमान दी जाती थी कपड़े पहनने से लेकर जो है इस्लामिक धर्म को पालन करने के लिए। तो जो व्हाट्सएप चैट है उसे खंगाला जा रहा है कि इसमें वो कौन कौन से लोग हैं और इसमें कहां कहां से वो लोग जुड़े हुए थे जो इस पूरी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। बहरहाल निदा खान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस की जो है 7 से 8 टीमें बनाई गई हैं जो नासिक सहित महाराष्ट्र के अलावा अन्य देशों में भी अन्य राज्यों में भी उसकी तलाश की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि जो खुलासा होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। जी चलिए ठीक है मुरारी, बने रहिए और भी इसमें कई खुलासे हो सकते हैं चौंकाने वाले। आगे आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। इस बीच एक और खबर आपको बता दें, अमरावती लव जिहाद मामले में बुलडोजर एक्शन। आरोपी मोहम्मद अयान के घर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध सीढ़ी और निर्माण पर नोटिस जारी किया गया है। 30 दिनों में निर्माण हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां लव जिहाद का जाल और साजिश की बड़ी पड़ताल और इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गई है। 30 दिनों में निर्माण हटाने के आदेश जारी किए गए हैं और अमरावती में दोस्ती, ब्लैकमेल और लव जिहाद का ये मामला सामने आया था और उसको लेकर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के साथ ही यहाँ पर साजिश रची जा रही थी और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल पूरे इस मामले को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है जहां अमरावती लव जिहाद मामले में बुलडोजर एक्शन हुआ है और इसके साथ ही आरोपी मोहम्मद अयान के घर पर यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुरारी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, देखिए इस पूरे मामले में अब अमरावती मामले में अगर देखें तो अयान जो इसमें आरोपी था उसके घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से अयान की गिरफ्तारी हुई और लगभग 180 लड़कियों के साथ 350 से ज्यादा अश्लील फोटो और वीडियो आए, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो है योगी पैटर्न में एक्शन लेना शुरू की। कल जहां आरोपी के घर बुलडोजर पहुंचा, अवैध निर्माण की जो सीढ़ियां थी उसे ध्वस्त किया और आज जानकारी है कि 30 दिन की नोटिस दी गई है। उसके मकान के ऊपर का जो हिस्सा है उसे पूरी तरह से ध्वस्त करना है। अगर 30 दिन के अंदर ये मकान के ऊपरी हिस्से ध्वस्त नहीं होते हैं तो नगर पालिका द्वारा बुलडोजर चलाया जाएगा। तो अयान जो है, जो मुख्य आरोपी है, जो इस पूरे रैकेट को अपने जो कि मॉनिटरिंग कर रहा था और अश्लील वीडियो फोटो के जरिए जो ब्लैक मेल कर रहा था लड़कियों को, वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसके घर से लेकर उसके ऊपर एक्शन चालू है। पुलिस का यह मानना है कि अयान की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ चल रही है इसमें और भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि अयान अकेला ही इतनी लड़कियों को इस तरीके से अपनी जाल में नहीं फंसाया। और बड़ी बात कि अयान का ये वीडियो बनाना, लड़कियों को ब्लैकमेल करना, मुंबई, नागपुर, पुणे ऐसे तमाम हाई प्रोफाइल शहरों को टारगेट बनाने के पीछे की मंशा क्या है, बड़ी ही गंभीरता से अमरावती पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और बड़ी बात कि अमरावती के इस घटना को लेकर जिस तरीके से एसआईटी की गठन हुई है उसमें 10 अधिकारी और 35 कांस्टेबलों की टीम है जो लगातार इस मामले में जांच कर रही है कि अयान के वो कौन कौन से दोस्त थे
जो उसको सपोर्ट करते थे, या फिर मुंबई सहित नागपुर पुणे में वो कौन से लोग थे जो अयान को आने जाने और रहने की सहूलियत देते थे। तो पहलू तमाम है, एक एक चीजों को बड़ी गंभीरता से एसआईटी की टीम खंगाल रही है। देखिए मुरारी, आपने भी बताया कि कई पहलू है और इस पर एसआईटी की टीम भी जांच कर रही है, एक एक पहलू को पड़ताल करने में पुलिस की टीम लगी हुई है। ऐसे में और कितने लोग इसमें संलिप्त थे, और ये जो लव जिहाद का ये मामला सामने आया है, ये ब्लैकमेल का, ये कब से ये खेल चल रहा था और किस तरह से इसको अंजाम दिया जाता था? देखिए, सीधी सी बात है कि 180 से ज्यादा लड़कियों को अयान ने अपनी जाल में लव जिहाद में फंसाया है। तो कहीं ना कहीं साल डेढ़ साल से ये माना जा रहा है कि अयान की ये साजिश चल रही थी। 350 से ज्यादा वीडियोस बने हैं। मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, 5 से 7 ऐसे महाराष्ट्र के जिले हैं जहां की लड़कियों को ट्रेस किया गया है, उनसे मिला गया है। तो पुलिस का यह मानना है कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं, और भी खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल कल अयान और उसके साथी को न्यायालय में पेश किया गया था, वहां से रिमांड मिली है। रिमांड के बाद अब पूछताछ चल रही है। देखना होगा कि आज दोपहर बाद अगर पुलिस कोई बयान देती है तो क्या कुछ नया खुलासा होता है। जी चलिए ठीक है मुरारी, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा और अब देखना होगा इसमें और कौन कौन से बड़े खुलासे हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में लव जिहाद की घटना की जिसने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया है। हिंदुवादी संगठनों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब अमरावती में कई लड़कियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, जिसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। खुलासा हुआ कि आरोपी नाबालिग लड़कियों को टारगेट करते थे, सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करते थे, प्यार के जाल में फंसाते थे, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। आरोपी के मोबाइल से 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले और जांच में सामने आया है लव जिहाद के शैतान 180 लड़कियों को शिकार बना चुके थे। लेकिन अब लव जिहाद के राक्षसों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अयान उर्फ तनवीर के घर बुलडोजर भी चला है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटना सामने आई है। इससे पहले नासिक की एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का गंदा धंधा चल रहा था। महाराष्ट्र के अमरावती में प्रशासन का बुलडोजर गरजा और परतवाड़ा में लव जिहाद के मुख्य आरोपी अयाज उर्फ तनवीर के घर को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर प्रहार से अमरावती के शैतान का घर मलबे में बदल गया। बुलडोजर एक्शन तब हुआ जब लव जिहाद के मुख्य आरोपी के खिलाफ जांच की आंच तेज हुई। दावा है कि आरोपी के मोबाइल से 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले। अश्लील वीडियो के जरिए वो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। 180 लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा चुका था। आरोपी नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे, फिर उन्हें मुंबई और पुणे ले जाकर अश्लील वीडियो बनाते थे। लेकिन अयाज और तनवीर के पाप का घड़ा तब फूटा जब अयाज के साथी उजैर खान ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने अयान उर्फ तनवीर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 21 अप्रैल 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जहां पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो जब्त किए हैं। इन वीडियोस की जांच हो रही है और उनमें दिख रही लड़कियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 8 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। जांच के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी व्हाट्सएप और स्नैपचैट ग्रुप के जरिए नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। अयान नाम के लड़के ने एक नहीं तो अनेक लड़कियों के साथ में अश्लील वीडियो किए हैं, वायरल किए हैं, बेचे हैं, वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। और इसलिए वो लड़कियां सामने आए ना आए, क्योंकि लड़कियों को भी धमकी मारी हुई है, उनके जान को खतरा भी रह सकता है, उनके घर वालों को भी खतरा रह सकता है। इसलिए पुलिस ने सुमोटो उसमें एक्शन लेनी चाहिए, वो लड़कियों तक पहुंचना चाहिए। बीजेपी सांसद की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। जांच की आंच तेज हुई।
जांच आगे बढ़ने के साथ साथ नई नई परतें खुलने लगी। पुलिस अब इसे सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं मान रही, बल्कि ये भी जांच चल रही है कि इसके पीछे कहीं लव जिहाद का कोई बड़ा नेटवर्क एक्टिव तो नहीं था। जांच इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी लव जिहाद की घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। आरोप था कि कंपनी के टीम लीडर्स और एचआर मिलकर हिंदू लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे, महिलाओं को कलमा और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 15 दिनों के भीतर ही महाराष्ट्र में दूसरी बार लव जिहाद की घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या हिंदू लड़कियों के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? इस नेटवर्क का जाल कहां तक फैला है? किसके इशारे पर यह लव जिहाद का खेल चल रहा है? क्या लव जिहाद के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है? महाराष्ट्र पुलिस हर एंगल से लव जिहाद की इन दोनों घटनाओं की जांच कर रही है और इस बीच लव जिहाद के शैतानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। अमरावती सेक्स स्कैंडल में अयान मोहम्मद और उनके आधा दर्जन साथियों ने परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर की 11वीं 12वीं के कोचिंग क्लास में जाने वाली अनेक दर्जन लड़कियों की इज्जत लूटी, ब्लैकमेल किया, रैप किया, बलात्कार किया। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि इसके ऊपर तुरंत SIT गठित करनी चाहिए। बड़े एक्शन की मांग के बीच लव जिहाद की घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने SIT का गठन कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी पर पॉक्सो लगा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र और अमरावती में हुई घटना का क्या आपस में कोई कनेक्शन है? क्या दोनों ही घटनाओं के पीछे एक ही नेटवर्क का हाथ है? और सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद का ये गंदा खेल कब से चल रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में ATS की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टेरर फंडिंग की आशंका में छापेमारी की गई है। संदिग्ध हैंडलर से बातचीत से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। पिता ने ब्रेन वॉश की कोशिश का दावा किया। एजेंसियां हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। मौके से मोबाइल, टैबलेट भी जब्त किए गए हैं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है, जहां वाराणसी में ATS की बड़ी कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। टेरर फंडिंग की आशंका के बीच की गई इस छापेमारी में एक संदिग्ध युवक को जांच के दायरे में लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामला हैंडलर से बातचीत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके बाद एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लिया। जांच के दौरान मौके से युवक का मोबाइल और टैबलेट भी जब्त किया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। वही एजेंसियां अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन डिवाइस के जरिए किस तरह का संपर्क हुआ, क्या कोई संदिग्ध लेन देन हुआ है, कहीं यह मामला टेरर फंडिंग से तो नहीं जुड़ा है। वही आरोपी युवक के पिता का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कुछ संदिग्ध लोगों ने उनके बेटे का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। उन्होंने यह भी दावा किया है, उनका कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से परेशान था और उसी दौरान यह ऐसे संपर्क में आया। फिलहाल एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि मामला कितना गंभीर है और उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है, जहां इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ATS ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस मामले में अब पूछताछ हो रही है। टेरर फंडिंग की आशंका में छापेमारी हुई है। हालांकि संदिग्ध युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके मोबाइल, टैबलेट को भी खंगालने में जुटी हुई है। वहीं उसके पिता का ये कहना है कि ब्रेन वॉश की कोशिश की गई हमारे बच्चे के साथ। हालांकि इस बात को वो मानने से बार बार इनकार कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियां हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और मौके से मोबाइल और टैबलेट भी जब्त किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस खंगाल रही है और जांच अब तेज हो गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध हैंडलर से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो वहीं युवक के पिता का ये दावा है कि ब्रेन वॉश किया गया और कुछ लोग आए जो जबरदस्ती युवक से पूछताछ कर रहे थे। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें और कौन कौन से खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर दबिश दे रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है और वही इससे जुड़े और कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं, इसकी भी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है।
तो ये बड़ी खबर ये वाराणसी से सामने आ रही है, जहां एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस पर विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं विकास का। विकास, वाराणसी में एटीएस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, संदिग्ध हैंडलर से बातचीत से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई? बिल्कुल नैना, देखिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ये वाराणसी में धमकी थी और एक चर्चित डॉक्टर हैं, उनके बेटे अबू बकर पे ये आरोप लगा था कि वो जो टेरर हैंडलर है उनसे वो बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं इसकी जांच जो है वो चल रही थी। संदिग्ध जो हैंडलर है उनसे वो कांटेक्ट में थे। इसको लेके वाराणसी में एटीएस की छापेमारी हुई थी। फिलहाल आपको बता देना है ना कि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी बता दूं आपको कि जिस तरीके से ये साक्ष्य निकल के आए हैं कि जो डॉक्टर का बेटा है वो इस्लामिक हैंडलर के जानकारी में था और उससे बातचीत कर रहा था, जिसको लेके उसका मोबाइल, टैबलेट ये एटीएस ने जब्त कर लिया है। और जो संदिग्ध हैंडलर है वो शायद उनके संपर्क में था और जो डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर ने अपने बयान में ये कहा है कि उनके बेटे का माइंड वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है और वो थोड़ा सा डिप्रेशन में था। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो तथ्य निकल के सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं कि कार्रवाई के दौरान ये तो साफ हो गया कि जो एटीएस है और इंटेलिजेंस ब्यूरो वो लगातार निगाह बरती हो, चुकी धर्म और आस्था की नगरी बताई जाती है काशी, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें निकल के आई वो काफी संदिग्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है कि आईबी और एटीएस इस पे अपनी निगाह बरती हुई है। चलिए ठीक है, इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा विकास। अब देखना होगा इसमें क्या पूछताछ में निकलकर सामने